जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास, तो उसी क्रम में जो अपन पढ़ रहे थे राणा कुंभा का शासनकाल। तो राणा कुंभा के शासनकाल का एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें राणा जो कुंभा है उसके जीवन का प्रारंभिक परिचय, किस प्रकार से उन्हें कौन कौन से संघर्ष किए, वो सब उसमें शामिल हैं। और उसके जो आगे का जो वीडियो है, या फिर अपन कह सकते हैं उसके शासनकाल के जो आगे की घटनाएं हैं, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको अपन यहाँ से याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा है मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास, तो अपन राणा कुंभा का शासनकाल से संबंधित घटनाएं अपन आज पढ़े। इससे पहले अपन थोड़ा पुराना रिकॉल करते हैं और एक बार उसको रिकॉल करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्त अपन ने पढ़ा था राणा लाखा के शासनकाल। राणा लाखा का दोस्तों जो पुत्र था वो राणा चुंडा थे, और उसी समय जो मारवाड़ के शासक थे राणा चुंडा जी, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा था। राणा चुंडा जो मेवाड़ के राजा के पुत्र थे उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जो मेवाड़ के जो राणा चुंडा थे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव खारिज कर दिया और कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पापा से कराइए, मतलब राणा लाखा से कराइए। और इसके बदले उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली कि अगर मारवाड़ के राणा चुंडा जी अपनी पुत्री जो हंसाबाई थी उसका विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से करवाएंगे, तो जो राणा चुंडा है वो हंसाबाई के पुत्रों को ही मेवाड़ का सम्राट बनाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि बाद में जब हंसाबाई का विवाह हो गया राणा लाखा के साथ, तो उसके पुत्र जो हुआ राणा मोक्कल, उसी को राणा चुंडा ने सम्राट बनाया। और प्रारंभ में राणा मोक्कल का संरक्षक बना, लेकिन बाद में जब हंसाबाई को विश्वास नहीं था कि ये जो राणा चुंडा है ये अपने पुत्र का भला करेगा, तो उसने उसके प्रति विश्वास नहीं दिखाया। और अविश्वास के कारण जो राणा चुंडा थे मेवाड़ के, वो अपने भागकर है वो मालवा MP चले गए थे। और उसके बाद में उसका जो संरक्षक बना था राणा मोक्कल का, हंसाबाई के पुत्र का, क्योंकि उसने बचपन में ही उसको राजा बना दिया गया था। तो जो दोस्तों जो बचपन में किसी को अगर राजा बना दिया जाता है तो उसको युद्ध विद्या में निपुण करने के लिए या शासन के दूसरे कार्यों में सहयोग के लिए उसका एक संरक्षक बनाया जाता है, ताकि वो एक अच्छा राजा उभर कर आए। तो बचपन में जो भी राजा बने उनके कोई ना कोई संरक्षक बनते। तो प्रारंभ में संरक्षक राणा चुंडा बने, लेकिन वो हंसाबाई के अविश्वास के कारण मालवा MP चले गए। उसके बाद जो हंसाबाई का जो भाई था रणमल, वो उसका संरक्षक बना, लेकिन रणमल के मन में कुछ वो बोलते हैं खोट का भाव आ गया, और इसी कारण वो शासन को पाने की लालसा में उसने राणा मोक्कल की हत्या करवा दी। और हत्या के बाद दोस्तों जो शासक बने वो थे राणा कुंभा, क्योंकि राणा मोक्कल के जो पुत्र थे वो राणा कुंभा थे। और अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रारंभ में राणा कुंभा के संरक्षक रणमल ही थे, लेकिन हंसाबाई को जैसे ही इस बात का पता चला कि उसके पुत्र मोक्कल की हत्या भी रणमल ने ही, उसके भाई ने ही करवाई है, तो उसने रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की एक प्रेमिका थी दोस्तों भारमली, तो भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो जो वो चुंडा को उसने भगा दिया था मालवा MP, चुंडा को वापस बुलाया और उसने उसकी शासन की बागडोर है वो कुछ हद तक चुंडा के हाथों में सौंपी। और उसी क्रम में अपन फिर बाद में देखा कि राणा कुंभा ने बाद में जो मंडोर है जोधपुर उसको जीत लिया था। और उसके बाद में जो राणा कुंभा है और जो जोधपुर के शासक थे जोधा, उसके मध्य समझौता हुआ, आवल बावल की संधि हुई थी। उसके मध्य 3 शर्तें हुई थी। एक तो सोजत पाली को बॉर्डर बना दिया था मेवाड़ और मारवाड़ का, और जो मंडोर जीता था चुंडा ने वो राव जोधा को वापस कर दिया था कुंभा ने। और तीसरी शर्त उसमें ये रखी गई थी कि कूटनीति से कुंभा ने है वो मारवाड़ को अपना मित्र साम्राज्य बना लिया था, ताकि वो उसके जरूरत पड़ने पे मारवाड़ का सहयोग प्राप्त कर सके। उसके बाद जो राणा कुंभा के महत्वपूर्ण संघर्ष अपन ने देखे थे, जैसे सारंगपुर का युद्ध था 1437 इसमें इंपॉर्टेंट था, इसको अपन याद रखेंगे। सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा गया। युद्ध में कुंभा है वो विजय हुआ। विजय के बाद उसने वो चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करा। यहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजय स्तंभ के उपनाम जैसे कि अपन ने पढ़ा था, इसको विष्णु ध्वज कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, गरुड़ ध्वज कहा जाता है। और
भारत की मूर्ति कला का विश्व कोश माना जाता है इसको, और अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। इन सब उपनामों से इसको जाना जाता है। और इसका जो वास्तुकार है वो तो जो जेता था, और इसके 3 पुत्र थे। और इसके बाद एक और संघर्ष अपन ने पढ़ा दोस्तों, जो बदनौर का युद्ध भी दोस्तों खिलजी, मोहम्मद खिलजी प्लस राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य लड़ा गया था। इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो मोहम्मद खिलजी की संयुक्त सेनाओं को राणा कुंभा ने परास्त कर दिया था, और इस युद्ध में भी राणा कुंभा विजयी हुआ था। तो यहाँ तक दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। 2 प्रमुख युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और बदनौर का युद्ध, ये प्रमुख 2 युद्ध थे। इनसे संबंधित जो घटनाएं थी वो अपन ने लास्ट वीडियो में देखी। उससे आगे की जो दोस्तों घटनाएं अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्थापत्य कला, तो जो अपने राणा कुंभा थे, इसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। एक तो दोस्तों अपने पढ़ चुके हैं, सारंगपुर के युद्ध के बाद इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो वो भी इसकी स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दोस्तों इन्होंने क्या क्या योगदान किए वो अपन देखते हैं। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए दोस्तों। तो चूँकि दोस्तों इतने ज़्यादा किले बनवाए, इसलिए इसको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है राणा कुंभा को। तो कुंभा ने 84 में से 32 किले बनाए। इस चीज़ की जानकारी दोस्तों कहाँ मिलती है? इस चीज़ की जानकारी दोस्तों एक वीर विनोद पुस्तक है, और वीर विनोद पुस्तक के लेखक है श्यामल दास। तो ये चीज़ की जानकारी है, कुंभा ने 84 में से 32 किले बनाए, इस चीज़ की जानकारी दोस्तों किस में मिलती है? वीर विनोद पुस्तक में मिलती है। और वीर विनोद पुस्तक है किसकी दोस्तों? वो श्यामल दास की बुक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लेगा डायरेक्ट, वीर विनोद पुस्तक के लेखक हैं श्यामल दास। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? कुंभा ने ज्यादातर जो किले बनाए उसकी जानकारी वीर विनोद पुस्तक में मिलती है। अगला पॉइंट दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का, जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनाए। अब 2-4 अपन महत्वपूर्ण जो किले देख लेते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको याद रख लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला बनाया कुंभा ने। अचलगढ़ का किला के किले का पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों। इसका जो दोबारा निर्माण करवाया वो दोस्तों करवाया कुंभा ने। और मचान दुर्ग दोस्तों, मचान दुर्ग का निर्माण कराया। और बासंती दुर्ग जो सिरोही में, इसी का भी निर्माण कराया। और दोस्तों एक भोमट दुर्ग है, भोमट दुर्ग का निर्माण कराया। तो ये जो 5 ही दुर्ग है दोस्तों, अपन इनको एक बॉक्स के माध्यम से याद रखेंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने कराया, मचान दुर्ग का निर्माण किसने कराया, बासंती दुर्ग का निर्माण किसने कराया, और भोमट दुर्ग का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों ये भोमट दुर्ग से एक बात आप याद रख सकते हैं। भोमट दुर्ग दोस्तों किस लिए बनाया गया था? ये दोस्तों भीलों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, कि भील जो जनजाति है इसके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इसीलिए भोमट दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों 5 को एक पेयर में याद रखेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, बासंती दुर्ग और भोमट दुर्ग। तो 2 तो बैसे हैं दोस्तों, तो बासंती और भोमट, इन 2 को आप एक पेयर के नाम साथ याद रख सकते हैं, बासंती और भोमट। कुंभलगढ़ और अचलगढ़ दोस्तों एक प्रसिद्ध किले हैं, ये लगभग हर स्टूडेंट्स के याद रहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। एक दोस्तों बचता है अपना मचान दुर्ग, इसको अपने को याद रखना है। मचान दुर्ग जो सिरोही में है, इसका निर्माण भी कुंभा ने कराया था। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, किलों के माध्यम से सीमाओं को सुरक्षित किया गया। मतलब कुंभा ने क्या कार्य किया दोस्तों, जो भी किले थे, इन किलों का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया? इन किलों का निर्माण इसी उद्देश्य को लेकर किया गया कि इनके माध्यम से जो कुंभा ने अपने जो बॉर्डर के जो भी सीमाएं थी उनको सुरक्षित किया, ताकि कोई भी भारी जो आक्रमणकारी वो इसके सीमा में घुसकर आसानी से आक्रमण नहीं कर सके और इनकी सेनाओं को परास्त ना कर सके। तो इसके किलों का उद्देश्य सीमाओं को सुरक्षित करना। अब दोस्तों अपन ने 2 चीज देख ली। एक चीज अपन ने देखा विजय स्तंभ, उसके बाद देखे 84 में से 32 किले बनाए। तीसरी जो चीज देखते हैं दोस्तों अपने स्थापत्य कलाएं, वो देखने हैं कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण भी दोस्तों कुंभा ने ही करवाया था। और कुंभ स्वामी मंदिर दोस्तों 3 जगहों पर स्थित है। कहाँ कहाँ है दोस्तों? ये चित्तौड़ में है दोस्तों, कुंभलगढ़ में है और अचलगढ़ में है। 3 जगह स्थित है, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, थोड़ा याद रखिएगा। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर किसने बनाया दोस्तों? ये राणा कुंभा ने ही बनाया था। और श्रृंगार चौरी है दोस्तों, वो इसकी पुत्र वधू थी। श्रृंगार चौरी है वो राणा कुंभा की पुत्र वधू थी। तो पुत्र वधू की याद में ही श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया था चित्तौड़ के अंदर राणा कुंभा ने। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर।
चूंकि अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं कुंभा के जो शासनकाल से संबंधित स्थापत्य कला की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी शासनकाल के दौरान ये जो मंदिर है वो इनका भी निर्माण हुआ है, इसलिए साथ में अपन इनको भी याद रखेंगे दोस्तों। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया? धरणक शाह ने करवाया। नाम याद रखिएगा दोस्तों, धरणक शाह है। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? धरणक शाह ने करवाया। धरणक शाह दोस्तों एक जैन व्यापारी थे, एक जैन व्यापारी हुआ करते थे धरणक शाह, तो उन्होंने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। अब दोस्तों इसमें याद रखने वाली चीज, जो रणकपुर के जैन मंदिर है इनमें दोस्तों एक प्रमुख मंदिर है चौमुखा मंदिर। तो चौमुखा मंदिर है दोस्तों वो भगवान आदिनाथ को तो समर्पित है, भगवान आदिनाथ का उसमें मूर्तियां हैं। और दोस्तों जो चौमुखा मंदिर है इसके अंदर 1444 स्तंभ है। 1444 स्तंभ है, इसलिए इसको स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएगा कि स्तंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में मिले चौमुखा मंदिर तो भी ठीक है, ऑप्शन में मिले रणकपुर के जैन मंदिर तो भी ठीक है। तो स्तंभों का अजायब घर रणकपुर के जैन मंदिर या चौमुखा मंदिर। अब दोस्तों आते हैं चौमुखा मंदिर के वास्तुकार कौन थे। तो ये वास्तुकार दोस्तों कोई हाई लेवल्स के एग्जाम में पूछ सकता है। तो देपाक थे दोस्तों वो चौमुखा मंदिर के वास्तुकार थे, जिन्होंने इसकी वास्तुकला तैयार की थी। इस मंदिर की डिजाइन ऐसी होगी, इस प्रकार से मंदिर बनेगा, उसको वास्तुकार बोलते हैं। तो चौमुखा मंदिर के जो वास्तुकार है वो दोस्तों देपाक थे। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों अब दोस्तों देखते हैं कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया था कि कुंभा ने 84 में से 32 जो दुर्ग या मंदिर बनाए थे, इसीलिए इसको राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ से अपन एक लाइन याद रख सकते हैं दोस्तों। पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा, राणा लाखा, 2-4 ऑप्शन और दे देगा तो राणा कुंभा अपना राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ से तो अपन ने देखे इसके जो स्थापत्य कला के अंदर योगदान, तो स्थापत्य कला के 3 योगदान अपन देख सकते हैं। एक तो विजय स्तंभ वाला, एक 84 में से 32 किले बनवाए, और दोस्तों तीसरा है जो कुंभ स्वामी मंदिर जो चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण योगदान। एक ये छोटा सा मंदिर चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर भी इसने बनवाया था, ये अपन इसके स्थापत्य कला के अंदर याद रख सकते हैं। अब दोस्तों आता है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में कुंभा का क्या योगदान रहा उसको अपन कवर करेंगे यहाँ से। साहित्य के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, कुंभा है दोस्तों एक अच्छा संगीतज्ञ रहा था, अपने समय का एक अच्छा संगीतज्ञ था, और ये वीणा वादक का कार्य करता था। कुंभा को वीणा वादक कहा जाता है, वीणा बजाया करता था। कुंभा के दोस्तों जो गुरु थे वो गुरु थे दोस्तों सारंग व्यास। ये गुरु थे जिससे इन्होंने जो है वो संगीतज्ञ की या फिर अपने वीणा की जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी वो सारंग व्यास से प्राप्त की थी। तो यहाँ से याद रखिएगा कुंभा वीणा वादक था, गुरु का नाम सारंग व्यास। और दोस्तों अभी इसकी संगीत पर प्रमुख पुस्तकें, संगीत पर कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, अपन उनको एक पॉइंट टू पॉइंट अपन उनको याद करेंगे। तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी दोस्तों? एक पुस्तक लिखी दोस्तों कुंभा ने सुधा प्रबंध एक पुस्तक लिखी। उसके बाद एक और पुस्तक लिखी कामराज रतिसार लिखी। उसके बाद एक लिखी संगीत सुधा लिखी। उसके बाद संगीत मीमांसा लिखी। उसके बाद संगीत राज लिखा। जो संगीत राज पुस्तक थी ये दोस्तों संगीत के ऊपर सबसे बड़ी पुस्तक है और इसके 5 भागों में बांटा गया है। अपन इस 5 भागों को भी याद करेंगे। तो पहले एक बार अपन इनकी पुस्तकों को वापस याद करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 पुस्तक सहस्य से संबंधित है, तो इनको आप एक बॉक्स के रूप में याद रखिएगा। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। यहाँ से अपन इन 3 को याद रख सकते हैं, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। एक और 2 पुस्तकों को दोस्तों अपन ऊपर से एक साथ याद रखेंगे। सुधा प्रबंध पुस्तक है, ये भी कुंभा की है, और कामराज रतिसार है, ये भी कुंभा की पुस्तक है। तो ऊपर से 2 को याद किया, नीचे को 3 से याद किया। इस प्रकार अपन की 5 पुस्तकों को याद किया जो संगीत से संबंधित है। अब दोस्तों जो 5वीं बुक है ये सबसे बड़ी पुस्तक है संगीत से संबंधित, और इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो जो दोस्त एक अच्छे लेवल्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस संबंधी या यूपीएससी संबंधी, उसको दोस्तों इस बुक्स के जो भाग हैं उनको भी याद रखना आवश्यक है। जो दोस्त एक नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ तक याद रखें तो ये काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मुझे वीडियो में उन सब फैक्ट्स को बताना ज़रूरी है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसके भाग भी इसमें शामिल किए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 5वीं बुक है संगीत राज, इसके 5 भाग है। कौन कौन से भाग है वो देखिएगा। इसके भाग है दोस्तों पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश,
वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो अपन इसको दोस्तों एक कहानी के रूप में पिरो के भी याद रख सकते हैं इसको भागों को। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता हुआ, गाता हुआ, नृत्य करता हुआ वाद्य रस को प्राप्त करता है। या फिर आप अपने खुद के ऊपर ले सकते हो, मैं पढ़ता हुआ, गाता हुआ, नृत्य करता हुआ वाद्य रस को प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब पढ़ता हुआ मतलब पाठ्य रत्न कोश, गाता हुआ मतलब गीत रत्न कोश, नृत्य करता हूँ मतलब नृत्य रत्न कोश, वाद्य रस प्राप्त करता हूँ मतलब वाद्य से वाद्य रत्न कोश, और रस से मतलब रस रत्न कोश। तो ये अपन एक छोटी सी कहानी के रूप में पिरो के भी अपन इसके भागों को याद रख सकते हैं दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। इस बुक का नाम याद रखना है दोस्तों। जयदेव की कौन सी बुक है दोस्तों? गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचयिता पूछे जाते हैं जयदेव। तो जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। तो जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी दोस्तों? राणा कुंभा ने लिखी। तो राणा कुंभा ने एक टीका तो इस पे लिखी रसिक प्रिया नाम से गीत गोविंद पर, और 2 टीकाएं लिखी, उनको भी याद रखना है। संगीत रत्नाकर जो दोस्तों बुक है उसके ऊपर भी टीका लिखी, और चंडी शतक जो दोस्तों बुक है इसके ऊपर भी राणा कुंभा ने टीका लिखी। तो 3 बुकों के ऊपर गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और ये दोस्तों चंडी शतक। गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक तीनों बुकों के ऊपर ही राणा कुंभा ने टीका लिखी। अब ये टीका दोस्तों क्या होती है? टीका दोस्तों एक शॉर्ट ग्रंथ होता है, शॉर्ट लेख होता है। तो अपन मैंने लिख दिया है, टीका एक छोटा ग्रंथ होता है, एक छोटा लेख होता है। तो टीका को याद रखना है, टीका एक छोटा लेख होता है और 3 बुक्स के ऊपर लिखा है, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक, तीनों के ऊपर है वो कुंभा ने टीका लिखी है। और गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी है उसका नाम रसिक प्रिया है दोस्तों। तो यहाँ से तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों को एक कॉलम्स के रूप में अब आप याद रखिएगा। 3 के ऊपर टीका लिखी गई है राणा कुंभा के द्वारा। इससे आगे दोस्तों अपन इधर याद करते हैं। देखिए दोस्तों, कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे। तो यहाँ से अपन याद रख सकते हैं, कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे। नाटक दोस्तों ये जो इनके नाम है ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं, ना कभी पूछे गए, इसीलिए मैंने इनको शामिल नहीं किया है। आप याद रख सकते हो कि कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे थे मेवाड़ी भाषा में, इतना ही काफ़ी है। अब अपन दोस्तों देखते हैं, यहाँ से अपन ने पढ़ा इसकी स्थापत्य कला, फिर उसके बाद देखा कुंभा का जो साहित्य में योगदान। अब दोस्तों अपन देखेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान। कुंभा के कौन कौन से दरबारी विद्वान थे, अपन उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंभा के दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? कान्हा व्यास, नाम याद रखिएगा दोस्तों, कान्हा व्यास थे। ये एकलिंग महात्य जो पुस्तक है वो लिखी थी। कान्हा व्यास ने कौन सी बुक लिखी? एकलिंग महात्य। बुक का नाम आप याद रख सकते हो अगर आप एक अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला दोस्तों मंडन। मंडन से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? एक तो मंडन है वो कुंभलगढ़ का वास्तुकार माना जाता है। इस फैक्ट को दोस्तों याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है हर प्रकार के लेवल के एग्जाम में। मंडन है वो किसके वास्तुकार थे? कुंभलगढ़ का वास्तुकार था। कुंभलगढ़ के वास्तुकार कौन थे? मंडन थे। अब जो मंडन ने कुछ एक पुस्तकें लिखी दोस्तों, अपन उनके बारे में देखते हैं। मंडन ने कौन कौन सी बुकें लिखी? वास्तुसार लिखा दोस्तों एक लिखी देव मूर्ति प्रकरण लिखा इसने, एक राज वल्लभ लिखा दोस्तों, रूप मंडल लिखा और कोदंड मंडल लिखा। ये दोस्तों जो 5 बुकें लिखी हैं ये हैं वो मंडन ने लिखी हैं। तो दोस्तों इनको एक किस प्रकार से इनको याद रखें, इनको पेयर बना के याद रखें दोस्तों, रूप मंडन और कोदंड मंडन। 2 तो मंडन है दोस्तों, कौन से? रूप मंडन और कोदंड मंडन। इन दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा, रूप मंडन और कोदंड मंडन। और राज वल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, इन तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हो दोस्तों। वास्तुसार पुस्तक, देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ, ये तीनों पुस्तक भी दोस्तों मंडन ने लिखी थी। अब ये दोस्तों ये पुस्तक थी क्या, इनमें था क्या, वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं अपनी समझ के लिए। वास्तुसार जो पुस्तक है दोस्तों, ये वास्तु के नियम बताए गए हैं इसमें। देव मूर्ति प्रकरण है दोस्तों, इसमें मूर्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। देव मूर्ति मतलब मूर्तियों से संबंधित है। राजवल्लभ जो बुक है दोस्तों, इसमें राजाओं के महलों के बारे में बताया गया है, राजाओं के महल किस प्रकार से होंगे। और रूप मंडन है दोस्तों, इसमें मूर्ति कला से संबंधित है। और कोदंड मंडन बुक है दोस्तों, ये धनुर्निर्माण से संबंधित है कि जो धनुर्धर हैं, धनुष का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, वो कोदंड मंडन में बताया गया है। तो यहाँ से मैंने दोस्तों इन 5 ही पुस्तक को याद किया। इसके आगे देखते हैं नाथा। नाथा जो दोस्तों एक इसके दरबारी विद्वान थे। तो नाथा ने कौन सी बुक लिखी तो वास्तु मंजरी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1-2 बार पूछा गया एग्जाम्स में। वास्तु मंजरी पुस्तक किसकी है, वो नाथा की है।
और नाथा दोस्तों कौन थे? मंडन का भाई था। जो ऊपर अपन ने मंडन की 5 पुस्तकें देखी हैं, तो ये नाथा है दोस्तों, ये मंडन के भाई थे और वास्तु मंजरी इन्होंने पुस्तक लिखी। इससे आगे देखते हैं दोस्तों गोविंद। गोविंद दोस्तों कौन था? ये मंडन का बेटा था। जो ऊपर मंडन पढ़ के आ चुके हैं, मंडन का बेटा कौन था? गोविंद था। इन्होंने भी दोस्तों 3 पुस्तकें लिखी। गोविंद की 3 पुस्तकें याद करते हैं, कलानिधि, एक उद्दार धोरणी और द्वार दीपिका। तो यहाँ से 3 पुस्तकें याद रखेंगे, कलानिधि, उद्दार धोरणी और द्वार दीपिका। ये 3 ही पुस्तक है दोस्तों गोविंद की हैं, जो मंडन का पुत्र था। इससे आगे दोस्तों आते हैं अत्रि और महेश। अत्रि और महेश कौन थे दोस्तों? ये अत्रि तो ये दोस्तों पिता थे और महेश है दोस्तों इनके पुत्र थे। मतलब अत्रि का पुत्र महेश था दोस्तों। अब इन्होंने क्या लिखा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों। इसको लिखने की जो शुरुआत है वो किसने की? अत्रि ने की। और इसको लिखने का, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी दोस्तों बीच में ही अत्रि की, तो इसको लिखने का पूर्ण कार्य है दोस्तों बाद में इसके पुत्र महेश ने किया था। तो अगर पूछा जाए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं, तो दोस्तों ऑप्शन में ये अत्रि ही डालेगा, महेश नहीं डालेगा। और अगर महेश डालेगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना का कार्य पूर्ण किसने किया? तो फिर ऑप्शन आएगा अपना महेश। तो इसने लिखने किसने स्टार्ट किया दोस्तों? लिखना तो अत्रि ने स्टार्ट किया था और इसको पूरा करने का कार्य वो महेश ने किया था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता दोस्तों अत्रि, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता दोस्तों, ये और भी ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता दोस्तों महेश हैं, इसके पुत्र हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति वो महेश ने लिखा था। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो अंतिम जो रूप दिया था वो भी महेश ने दिया था, लेकिन इसका लिखने का जो कार्य है उसको प्रारंभ किया था वो अत्रि ने किया था। इसी आगे देखते हैं दोस्तों रमाबाई। रमाबाई कौन थी? ये दोस्तों कुंभा की पुत्री थी, और ये कुंभा की तरह ये भी एक संगीतज्ञ थी और ये भी वीणा वादन का कार्य क्या करती थी। तो रमाबाई से संबंधित 2-3 चीजें याद रखेंगे दोस्तों। जावर क्षेत्र दिया गया रमाबाई को दोस्तों, कुंभा के द्वारा जावर क्षेत्र दिया गया। जब इसके पति की मृत्यु हो जाती है तो इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसको कि ये भी अपनी आजीविका को एक अच्छे ढंग से या सुचारू रूप से चला सके, तो इसको जावर क्षेत्र दिया गया उदयपुर का। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से इसको निर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए इसको जावर क्षेत्र दिया गया। यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं। और दोस्तों रमाबाई को उपाधि दी गई थी, इस उपाधि को जरूर आपको याद रखना है। रमाबाई को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। तो पूछा जाता है कि वागीश्वरी की उपाधि किसे प्राप्त थी? रमाबाई प्राप्त थी। रमाबाई कौन थी? ये कुंभा की पुत्री थी दोस्तों। तो यहाँ से अपन ने रमाबाई को कंप्लीट किया। इसके बाद दोस्तों अपन कुछ कुंभा से संबंधित 1-2 बातें और बच जाती हैं। जैसे एक तो यहाँ से अपन ने देखा दोस्तों इसके दरबारी कवि। अब इसे के कुंभा के शासनकाल से संबंधित कुछ जैन विद्वान बच जाते हैं, और कुंभा को कुछ उपाधियाँ प्राप्त हुई थी, 5-6 उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अपन एक बार उनको वैसे ही ओरल रूप से मैं आपको बता देता हूँ। कुंभा के शासनकाल में दोस्तों 5 जैन विद्वान हुए थे क्रम से, आप उनका नाम याद रख सकते हो। सोमदेव दोस्तों, सोमदेव थे, सोमसुख थे, जयशेखर थे, भवन कीर्ति थे और तिल्ला भट्ट थे। ये दोस्तों जो 5 ही दोस्तों विद्वान थे, ये कुंभा के शासनकाल के जैन विद्वान रहे थे। और कुंभा ने दोस्तों जो माउंट अबू सिरोही, जिसको अपन वर्तमान में कहते हैं, अबू जाने वाले जैन तीर्थ यात्रियों को जो कर है उसको समाप्त कर दिया गया था कि जो भी अबू जैन तीर्थ कर जाएंगे उनसे किसी प्रकार का कोई टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा। इस बात को आप याद रखना है। और दोस्तों कुंभा को कुछ एक उपाधियां प्राप्त थी, वो कौन कौन सी उपाधियां थी उसको अपन याद करते हैं। कुंभा को दोस्तों हिंदू सूत्रधारण कहा जाता है, हिंदू सूत्रधारण कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य की इसको उपाधि प्राप्त थी, राणा रासो की इसको उपाधि प्राप्त थी, हाल गुरु इसे कहा जाता था, चाप गुरु इसको कहा जाता था दोस्तों, और कुंभा को दोस्तों छाप गुरु भी कहा जाता था। तो इतने प्रकार की कुंभा को उपाधियां प्राप्त थी। उपाधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हिंदू सूत्रधारण किसे कहा जाता है? कुंभा को। अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को, राणा रासो किसको? कुंभा को। हाल गुरु छाप गुरु या चाप गुरु है, ये भी दोस्तों कुंभा को कहा जाता है। ये दोस्तों क्या थे? हिंदू सूत्रधारण का मतलब अपन देख सकते हैं। जो क्यों कहा जाता था हिंदू सूत्रधारण? क्योंकि इसने मुस्लिम जो शासक थे, राजा थे, उनको हराया था, इसलिए इसको हिंदू सूत्रधारण कहा जाता था। अभिनव भट्टाचार्य
क्योंकि इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी, इसलिए इसको अभिनव भट्टाचार्य। राणा रासो दोस्तों, क्योंकि इसने साहित्यकारों को अपने दरबार में जगह दी थी, साहित्यकारों का सादर सत्कार सम्मान किया था, इसलिए इसको राणा रासो कहा जाता है। हाल गुरु दोस्तों इसके लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने काफ़ी सारे जो पहाड़ी दुर्ग या किले थे उनको जीत लिया था। और चाप गुरु दोस्तों किस लिए कहा जाता था? चाप गुरु इसलिए क्योंकि ये अच्छा एक धनुर्धर थे, धनुर्विद्या में अच्छी इनको उपलब्धि हासिल की थी इन्होंने, इसलिए इसको चाप गुरु कहा जाता है। और छाप गुरु दोस्तों, छाप गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छापामार युद्ध पद्धति को इन्होंने अपनाया था, जिसको आप गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हो। छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति को किसने अपनाया था दोस्तों? वो भी अपन ने राणा कुंभा ने अपनाया था। और लास्ट में दोस्तों अपन याद रख सकते हैं राणा कुंभा के बारे में कि लास्ट में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के जो पुत्र हैं उद्धा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और इसी के साथ राणा कुंभा के शासनकाल समाप्त होता है। और दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो भी समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा, तो आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिएगा और जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।